इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग गिलाडो सीजन 2 भाग 2। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि राघव अपने मेंशन से निकल जाता है। अब आगे एक ऊंची कांच की बनी इमारत जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में ब्लू मून होटल लिखा हुआ था। वो होटल मुंबई का नामी होटल था। अब कोई आम आदमी उस होटल में आने का सोचे तो उसे अपने 2 महीने की सैलरी खर्च करनी पड़ेगी। ये होटल बना ही अमीरों के लिए है, जहाँ ज़्यादातर अमीर घर की औरतें अपनी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए यहाँ आती है। होटल का टॉप फ्लोर जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ था, वहाँ माफिया जगत से जुड़े काफ़ी खतरनाक लोग मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल काफ़ी खतरनाक था। वहाँ रुद्रा ओबरॉय के सारे दुश्मन मौजूद थे जो उससे हमेशा से माफिया किंग की पद से हटाना चाहते थे। इस वक्त वहाँ विक्रम भी मौजूद था जो उन लोगों को भड़काते हुए कहते हैं माफिया किंग तो अब दुनिया में रहा नहीं, तो फिर अब तो उसके बाद जो सबसे पावरफुल माफिया है वही बनेगा माफिया किंग। फिर ये मीटिंग किस लिए? विक्रम की बातों से कुछ लोग सहमत थे। एक आदमी विक्रम को सपोर्ट करते हुए कहता है, मैं मिस्टर रॉय की बातों से सहमत हूँ। जब माफिया किंग जिंदा ही नहीं है तो ये मीटिंग रखने का कोई मतलब ही नहीं उठता। और मीटिंग रखा भी किसने है? एक बच्चे ने जो अभी स्कूल में पढ़ता है। उस बच्चे की बात सुन यहाँ खतरनाक से खतरनाक लोग मौजूद हैं और वो बच्चा जिसका कुछ आता पता ही नहीं है। उस आदमी की बातें सबको सही लगती है। आखिर वो लोग एक बच्चे को खुद पर और दुनिया पर राज करने कैसे दे सकते हैं? ये उनके उसूलों के खिलाफ है। राघव की कार ब्लू मून होटल के सामने आकर रुकती है। उसकी कार के आगे और पीछे गाड़ियों की कतारें थी जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थी। ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट से उतर बाहर आता है और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता है। तभी राघव पूरे एटीट्यूड के साथ कार से बाहर उतर अपना कोट ठीक करने लगता है। इस वक्त उसके आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा था जो उसकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा रही थी। राघव अपनी सुनसनी नज़र उस बिल्डिंग में डालता है। उसके बाद लंबे लंबे टैग भरते हुए के अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है। विक्रम अपने घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, अब बस 5 मिनट बाकी हैं। मुझे नहीं लगता इन 5 मिनटों में वो बच्चा आएगा। विक्रम का एक साथी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए राघव का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से कहते हैं, अरे मुझे पहले ही लगा था वो बच्चा नहीं आएगा, खेलने बैठ गया होगा कहीं। कहाँ हम लोग एक बच्चे की बातों में आकर यहाँ अपना समय बर्बाद करने आ गए। अरे वो बच्चा क्या माफिया किंग बनेगा? एक लॉलीपॉप देकर लोग उसे अपनी तरफ कर लेंगे। एक छोटा बच्चा बनेगा माफिया किंग। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। इतना का वो हंसने लगता है। वहीं उसके साथ मौजूद लोग भी हंस रहे थे, इस बात से बेखबर कि जिस वो लोग बच्चा समझ रहे हैं वो बच्चा असल में उन सबका बाप है जो भविष्य में सिर्फ उन पर ही नहीं पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल थी। उसने तो बस चिंगारी लगाई थी, आग अपने आप लगी थी और वो चाहता भी तो यही था कि सब राघव के खिलाफ हो जाए। वो सब हंस ही रहे थे कि तभी उन्हें जूते की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन सभी एकदम शांत हो जाते हैं। इस वक्त वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ कोई इंसान मौजूद ही नहीं है, वहाँ बस जूते की आवाज़ें ही आ रही थी। सभी नजरें उठाए दरवाज़ों की तरफ देखते हैं जहाँ से राघव काफ़ी एरोगेंट तरीके से चला आ रहा था। राघव के फेशियल एक्सप्रेशन देख वहाँ मौजूद लोग अंदर तक सिहर गए थे क्योंकि राघव अपने पापा की 2 कॉपी लग रहा था, पूरा जेरोक्स कॉपी। उन सभी लोगों को इग्नोर कर राघव जाकर हेड की चेयर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठ जाता है और टेबल पर मौजूद पेपर वेट घुमाने लगता है। राघव की मौजूदगी ऐसी थी वहाँ मौजूद लोगों को अपना खून सूखता हुआ महसूस हो रहा था। राघव का ऑरा काफ़ी भयानक था, उससे काफ़ी खतरनाक वाइब्स आ रही थी। राघव अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, मुझे ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें करना की आदत नहीं, इसलिए साफ साफ कहता हूँ कि मैं आज
से माफिया बॉस हूँ, तो कोई भी मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना। राघव को इतने सीधे तरीके से अपनी बात करते देख वहाँ मौजूद लोग बौखला गए थे। विक्रम की तो गुस्से से मुठ्ठियाँ कस जाती है, लेकिन राघव का खतरनाक ऑरा देख किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग कुछ कहे, क्योंकि एक बच्चे से डरने पर वो लोग मजबूर हो रहे थे। उन्हें आज राघव को देख वैसा ही डर लग रहा था जैसे कभी उसके पिता को देख लगता था। एक आदमी जो कब से विक्रम की हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में राघव से तेज आवाज में कहता है, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या कि तुम कहोगे आकर कि तुम माफिया बॉस हो और हम लोग तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। एक बच्चा और माफिया बॉस कभी नहीं। अब क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक बच्चा हम पर हुकूमत चलाएगा और हम उससे चलाने देंगे? यहाँ पर खून की नदियाँ बहकी जाएगी। देखो बच्चे, अच्छे से समझा रहा हूँ, इस रास्ते से अपने कदम पीछे ले लो और चुपचाप यहाँ से जाकर अपने भाई बहनों को संभालो, वरना तुम्हारे भाइयों की लाशें तक किसी को नजर नहीं आएगी। डेविल स्माइल कर, सुना है तुम्हारी एक छोटी सी बहन भी है, सोचा क्या हो अगर वो तुम्हारे मेंशन से गायब हो किसी कोठे पर पहुँच जाए? कोठा समझ आता है ना, रेड लाइट एरिया। पता चला कुछ साल बाद तेरी बहन धंधा, वो आदमी इतना ही कहता है कि उस आदमी के माथों के बीचों बीच गोली जलती है और वो कुर्सी सहित नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं राघव के हाथ में मौजूद गंध से धुआं निकल रहा था और चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा, आंखों में आग उगल रही थी। वहीं वहाँ मौजूद लोग ये नज़ारा देख अंदर तक सहम चुके थे, क्योंकि इतने देर से वो लोग राघव को हल्के में ले रहे थे। उन्हें लग रहा था वो बच्चा है, इतने लोगों को देख वह डर जाएगा, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही कह रहा था। कुछ ही सेकंड में राघव के आदमी आते हैं और उस लाश को उठाकर ले जाने लगते हैं और बाकी लोग बस उन्हें उस लाश को ले जाते देख रहे थे। तब राघव अपने गन को देख डेविल स्माइल कर अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, इस बच्चे को लॉलीपॉप की नहीं खून की लत लगी है, जो इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली। अब भी किसी को मेरे माफिया बॉस होने पर कोई परेशानी है क्या? राघव की खतरनाक बातें और खतरनाक ऑरा देख किसी की भी हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। वहीं उन लोगों को खुद से डरता देख राघव के होठों पर डेविल स्माइल थी। तभी उसकी नज़र विक्रम पर जाकर ठहर जाती है। विक्रम को देख उसकी नज़रें कठोर और चेहरा काला पड़ जाता है। वो अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, हर किसी को उसके किए की सज़ा मिलेगी और जिसने भी मेरे परिवार की तरफ आँख उठाकर भी देखने की ज़रूरत की तो ये राघव ओबराय उसकी हस्ती और वजह दोनों मिटा देगा। इतना का वो वहाँ से चला जाता है और विक्रम बस खून का घुट पीकर रह जाता है। आरके इंटरनेशनल स्कूल, एक लड़की जो कक्षा 8 के लास्ट बेंच पर बैठी थी, उसने इस बड़े फ्रेम का चश्मा पहना रखा था और बालों की 2 चोटी बांध रखी थी। लंच ब्रेक था, जिस कारण सभी बच्चे अपने में मस्त। वहीं वो लड़की के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। वह किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी पता नहीं उसे क्या सोचता है, वह क्लासरूम से निकल स्कूल के टेरेस छत पर चली जाती है और छत की दीवार पर खड़ी हो नीचे देखने लगती है। इस वक्त लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सिसकते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मम्मी पापा, आपकी बेटी हार गई। आप लोग झूठ कहते थे कि आपकी बेटी हिम्मत वाली है। आपकी बेटी हिम्मत वाली नहीं है, आपकी बेटी बुज़दिल है। वो हार गई लोगों से, उसने आपके सारे सपने तोड़ दिए। मैं नहीं सामना कर पाऊंगी आप लोगों का, अब मुझे नहीं जीना, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना का वो आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है और स्कूल की 5वीं मंजिल से नीचे कूद जाती है। आगे बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। इस लड़की के इंसाफ से शुरू होगी राघव के हमानियत की कहानी को भरपूर प्यार सपोर्ट दीजिएगा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। शाम का वक्त था। आरव और विवान हॉल में मौजूद थे। उनके साथ छोटी सी आंसू भी थी, जो इस वक्त विवान की गोद में थी और अपनी उंगलियों को मुंह में डाले टुकुर टुकुर विवान को ही देख रही थी। वहीं विवान उसके गोद में लिए हॉल में घूमते हुए कहते हैं, आंसू तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, उसके बाद हम लोग खूब मस्ती करेंगे। विवान इतना ही कहता है कि तभी आरव भी उनके पास आकर कहता है, मैं भी। अपने दोनों भाइयों को देख आंसू मुस्कुराने लगती है। तभी राघव मेंशन के अंदर आता है तो उनकी नज़रें अपने भाइयों पर और उसकी गोद में मौजूद अपनी बहन पर पड़ती है। अपने दोनों भाइयों को अपनी छोटी सी प्रिंसेस के साथ खेलते देख राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
वो जैसे आंसू की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, तभी उसके बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और वो अपने हाथ को देखता है जिससे कुछ देर पहले उसने खून किया था। वो खून से रंगे हाथों से अपनी प्रिंसेस को कैसे छू सकता था, क्योंकि वो उस पर अपने काले दुनिया की परछाई तक पड़ने नहीं देना चाहता है। वो उसे हमेशा उजालों से रूबरू करवाना चाहता था, हमेशा उसे एक साफ सुथरा माहौल देना चाहता था। राघव वहाँ से कमरे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ ही देर में ट्राउजर और टी शर्ट पहन नीचे आता है और जल्दी से विवान के पास जा आंसू को अपने गोद में ले लेता है और उसके माथे को प्यार से चुमकर कहता है, क्या कर रहा था मेरा बच्चा? अपने विवान भैया के साथ खेल रहा था। राघव की बातें सुन आंसू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसे राघव की सारी बातें समझ आ रही थी। राघव उसके नाक से अपने नाक रगड़ने लगता है, जिससे आंसू खिलखिलाकर हंसते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथों से राघव का चेहरा पकड़ने की कोशिश करने लगती है। विवान आंसू को देख राघव से कहता है, भाई मैं आंसू के लिए दूध लेकर आता हूँ। इतना कहा वो किचन में चला जाता है और कुछ ही देर में आंसू के लिए बोतल में दूध राघव को पकड़ा देता है। राघव जाकर आंसू को गोद में लिए सोफे पर अच्छे से बैठ जाती है और आंसू को दूध पिलाने लगता है। आंसू भी अपने भैया के हाथ से प्यार से दूध पी रही थी। वहीं आरव और विवान वहाँ मौजूद सोफे पर बैठे थे। आरव मज़े से अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाते हुए तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसकी आँखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है और उसके मुंह से निकलता है नित्या। आरव के मुंह से नित्या सुन राघव और विवान हैरानी से आरव की तरफ देखने लगते हैं। तब आरव जल्दी से फ़ोन के स्क्रीन तरफ राघव की तरफ दिखाकर कहता है, भाई देखो नित्या, ये नित्या के बारे में कैसी न्यूज़ आ रही है। मोबाइल के स्क्रीन पर चल रही न्यूज़ देख राघव की आंखें लाल हो जाती है। तभी विवान झट से न्यूज़ चैनल चलाता है, जहां एक लड़की स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या करने की न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ में कुछ इस प्रकार दिखाया जा रहा था, सूत्रों से पता चल रहा है कि नित्या अवस्थी ने अपनी मर्जी से खुदकुशी की है, उसे किसी ने उकसाया नहीं है। नित्या अवस्थी 8वीं कक्षा की छात्र थी। उसका कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं था। वो अक्सर अमीरों लड़कों की फंसाने का बहाना ढूंढा करती थी और पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल करती थी। नित्या अवस्थी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि वो प्रेग्नेंट थी और ड्रग्स का सेवन भी करती थी। नित्या अवस्थी के स्कूल कर्मचारी और उसके सहपाठी बताते हैं कि वो काफ़ी अयास किस्म की लड़की थी। स्कूल के शिक्षकों के साथ भी उसके नाजायज संबंध थे। न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा था उसे देख राघव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें अंगारे उगल रही हो। आरव गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं ये न्यूज़ वाले? हम जानते हैं नित्या को कि वो कितनी अच्छी लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। विवान भी गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है, इन मीडिया वालों को पैसे खिलाओ तो कुछ भी कहते हैं। अफसोस जानते हुए पता नहीं अवस्थी अंकल पर क्या बीत रही होगी। नित्या का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में डैड ने करवाया था क्योंकि वो उन्हें अपनी बेटी मानते थे और अवस्थी अंकल को कभी उन्होंने अपने ड्राइवर के नज़रों से देखा ही नहीं। वो उन्हें परिवार का सदस्य समझते थे। आरव गुस्से में कहता है, आजकल कानून और इंसान सब बिकते हैं। आरव इतना ही कहता है कि राघव अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, अब कानून सिर्फ डेविल ब्रदर्स के हाथों में होगा। अब से हम कानून से नहीं है, कानून हमारे अकॉर्डिंग चलेगा, हम बनाएंगे नया कानून। राघव आंसू को देखते हैं जो सो चुकी थी। वो उसे विवान की गोद में देकर कहता है, इसका ख्याल रखना है। इतना कहा वह जल्दी से अपने कमरे में भाग जाता है। वहीं आरव और विवान बस राघव को जाते हुए देखते रहते हैं। राघव का कमरा। राघव ने इस वक्त माफिया की तरह काले कपड़े पहन रखे थे। आज वो पक्का माफिया बॉस लग रहा था। इस वक्त वो अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़ा था। राघव उनकी तस्वीर देख कर कहता है, आज से मैं एक नए जुर्म की दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ डैड। आज से ये राघव अपने बेसहारों के लिए मसीहा और जुर्म करने की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए उसका काल होगा। आज से मैं नित्या को इंसाफ दिलाने जा रहा हूँ जिसने कभी मेरी कलाई पर राखी बांधी थी। आज मैं उस राखी की लाज और एक भाई का फर्ज निभाने जा रहा हूँ।
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला सकूं। इतना कह राघव जैसे हाथ जोड़ता है, उसके माता पिता की तस्वीर से एक फूल उसके हाथ पर गिरती है, जो उसके माता पिता का आशीर्वाद था। विक्रम इस वक्त अपने फार्म हाउस में था और नशे में धुत होकर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो उस लड़की पर अपना पूरा जोर आजमा रहा। वहीं वो लड़की बस दर्द से कहराते हुए रहा जाती है, लेकिन विक्रम के अंदर तो शैतान सवार था। वो उस लड़की पर जोर आजमाकर बस राघव का गुस्सा उतार रहा था। उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कैसे एक बच्चा एक शेर के जैसे आया और उन सबको हिलाकर चला गया। कुछ ही देर में लड़की बेहोश हो जाती है। तब विक्रम उसके ऊपर से उठता है और पैंट पहनने जाकर अपनी बालकनी में सिगरेट जलाने लगता है। मैं सोच ही रही हूँ कि कुछ महीने का लीप ला देती हूँ ताकि आंसू की नटखटें आप सभी को देखने मिले। रात का पहर था और काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहीं एक पति पत्नी जिसने उन्हें साधारण से कपड़े पहन रखे थे, स्कूल के कंपाउंड में खड़े भीग रहे थे। वहाँ कई सारे पुलिस कर्मी मौजूद थे और इस जगह को सील कर दिया गया था जहां नित्या गिरकर मरी थी। एक इंस्पेक्टर गाड़ी के सामने टिककर खड़ा सिगरेट जला रहा था। तभी नित्या के पापा उसके पास आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते गुड़गुड़ाकर हुए कहते हैं, सर मेरी बेटी बहुत मासूम थी, वो खुद खुशी नहीं कभी नहीं कर सकती, उससे किसी ने जरूर उकसाया होगा। इंस्पेक्टर सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ते हुए बड़ी बदतमीजी से कहता है, तो क्या स्कूल वाले तेरी बेटी के बारे में जो कह रहे हैं वो झूठ है? और रिपोर्टर में खुद आया है कि लड़की पेट से है। अरे बदचलन है तेरी बेटी। ये सुनने के बाद नित्या की माँ अपने कानों को हाथों से ढक रोते हुए कहती, ये झूठ है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। नित्या के पापा और मम्मी बारिश में भीग रहे थे। सारा इल्जाम उनकी बेटी पर आ चुका था। सब सबूत उनकी बेटी के खिलाफ था। वो दोनों बार बार कह रहे थे कि उनकी बेटी मासूम है, उसे फंसाया गया है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था। अब तो वो दोनों भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में हारने लगे थे। वो दोनों खुद को इतना बेनसीब माँ बाप समझ रहे थे कि वो दोनों अपनी बेटी को लाश तक नसीब नहीं हो रही थी। नित्या के पापा पुलिस वालों के पैरों में गिरकर कहते हैं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। अरे वो मासूम कभी ड्रग्स ले ही नहीं सकती। हमारी बेटी का मृत शरीर हमें दीजिए सर। अपने पति को पुलिस वालों के पैरों में गिरा देख नित्या की माँ बुरी तरह रो रही थी। तभी पुलिस वाला अपना पैर झटकता है और उन्हें देखते हुए कहता है, देखी है तेरी बेटी को, बड़ी हसीन है। अरे अगर उससे धंधा ही करवाना था तो मेरे पास भेज देता, अच्छे से खुश कर देता उसे, और मालामाल भी। इस वक्त उस पुलिस वाले के चेहरे पर बड़ी गंदी सी मक्कारी हंसी थी। वहीं उस पुलिस वाले के मुंह से अपनी बेटी के लिए इतने गंदे शब्द सुन नित्या के पापा से रहा नहीं जाता। वो उसका कलर पकड़ दांत पीसते हुए कहते, तुम कमीने, पुलिस के नमक पर कलंक हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के खिलाफ ये सब कहने की? नित्या के पापा का इस तरह से कलर पकड़ना पुलिस वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपना कॉलर छुड़ा उनका कलर पकड़कर कहता है, तू मेरा कॉलर पकड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत, चल तू पुलिस स्टेशन, तेरी सारी अक्कड़ निकालता हूँ, तेरी सारी गर्मी उतारता हूँ। इतना कहा वो उनका कॉलर पकड़ उसे खींचते हुए वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगता है। वहीं नित्या की माँ अपने पति के पीछे पीछे जाने लगती है। पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर आराम से अपने चेयर पर पैर चढ़ाए बैठा था। वहीं लॉकर में नित्या के पापा को काफ़ी बेरहमी से मार रहे थे और उनकी चीखें बाहर तक आ रही थी। वहीं वो इंस्पेक्टर आराम से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कहता है, इसे ऐसे मारो कि इसकी चीखें ऊपर बैठी इसकी बेटी को सुनाई दे। उस इंस्पेक्टर का ऑर्डर मिलते ही नित्या के पापा को और बेरहमी से मारा जाता है। वहीं नित्या की माँ अपने पति के लिए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया है? नित्या की माँ पूरी भीगी हुई थी और काफ़ी बुरी तरीके से रो रही थी। एक ही दिन में उनका पूरी दुनिया लूट गई थी। पहले उसकी बेटी की मौत, फिर बिना किसी गलती के उसके पति को जेल में देख उन पर क्या बीत रही थी सिर्फ वही जानती थी। एक तरह से कहा जाए तो उन पर दुखों का पहाड़ गिर गया था। ऑबरा मेंशन, आरव और विमान इस वक्त राघव के कमरे में थे और बेड के दोनों कोने में बैठे थे। वहीं बीच में नन्ही सी आंसू सोई हुई थी और अपने
पैरों को बार बार पकड़ने की कोशिश करते हुए खेल रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। वो काफ़ी देर तक सोई थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वहीं आरव और विवान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थे। वो उन्हें नित्या के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि नित्या उसके साथ ही बड़ी हुई थी। वो लोग उसे और उसके परिवार को काफ़ी अच्छे से जानते थे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। विवान आंसू के माथे पर हाथ फेरते हुए आरव से कहता है, नित्या के साथ कितना बुरा हुआ ना, बस भाई सब कुछ सही कर दे आरव, हम बस भाई सब कुछ सही कर दे। गुस्से में जिसने में हमारी नित्या के साथ ऐसा किया है, उसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। उसे ऐसी सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। बच्चे ज़रूर हैं हम, लेकिन कमज़ोर नहीं। हमारे डैड के 3 शेर बेटे हैं। हम अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। आरव ये सब काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसका गुस्सा ऐसा था मानो अभी उसकी तीसरी आंख खुलने को तैयार है। तभी विवान कुछ सोचते हुए कहता है, हो ना हो, ये जो कुछ भी शुरू हुआ है स्कूल से ही शुरू हुआ है और हमें सब कुछ डिटेल में जानना होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा। विवान इतना ही कहता है कि आरव पटाख से कहता है, नित्या के सोशल मीडिया से। विवान, लेकिन नित्या तो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती ही नहीं थी। आरव, ओह कम ऑन भाई, 21वीं सेंचुरी चल रही है। आपको लगता है आज के टाइम में कोई सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा होगा? ऐसा हो सकता है कि वो कोई पोस्ट ना डाले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सोशल मीडिया में ना हो। हमें बस उसका अकाउंट हैक करना है। आरव की बातें सुन विवान की होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हैकिंग ही तो नंबर 1 पर आता है, जिसमें हम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इतना का वो जल्दी से स्टडी टेबल पर रखा 2 टेबल लैपटॉप ले आता है और एक लैपटॉप आरव की तरफ बढ़ा देता है। वही नन्ही सी आंसू मुंह में उंगली डाले अपने भाइयों को टुकुर टुकुर देख रही थी। रात का वक्त था और चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सुनसान सड़क जहां से वो इंस्पेक्टर जीप से जा रहा था और खुद ही गाना गुनगुना रहा था, उसे देख साफ पता चल रहा था कि वह नशे में पूरी तरह टून है, जिसके कारण उसकी गाड़ी किसी भी दिशा में जा रही थी। अगल बगल बस काले घने जंगल थे जो माहौल को काफ़ी डरावना बना रहे थे। एक मूसलाधार बारिश और दूसरा उस पर जंगली जानवरों की आवाज़ें अच्छे लोगों की रूह कपाने के लिए काफ़ी थी। सड़क पर रोशनी नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही बारिश के कारण वहां की लाइट खराब हुई थी, जिस कारण इंस्पेक्टर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सड़क को देखते हुए चल रहा था। तभी वो अचानक ब्रेक मारता है, क्योंकि उसके सामने कई गाड़ियां खड़ी थी। वो कुछ सोचता है या समझता, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी एक गाड़ी से बाहर आता है और उसके जीप के पास उसे खींचते हुए गाड़ी से निकालता है और उसे खिसकते हुए वहां से ले जाता है एक खंडहर नुमा जगह, जहां आसपास कुछ इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। वो जगह किसी भूतिया जगह से कम नहीं थी। अगर कोई डायरेक्टर उस जगह अपनी भूतिया फिल्म बनाना चाहे तो आराम से बना सकता है। उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी। जगह जगह जाले कहाँ वहाँ कई चमत्कार भी थे, जिनकी बस डरावनी आंखें नजर आ रही थी। एक आदमी को इस जगह जंजीर से बांध कर रखा गया था और उसके पैरों के नीचे बर्फ की सीली थी। उस आदमी की हालत काफ़ी खराब थी। शरीर के हर अंग से खून रिसकर बाहर आ रहा था, जो काफ़ी गंदा और भयानक नजर आ रहा था। ये आदमी कोई और नहीं, वही इंस्पेक्टर था। वहीं वहाँ कई सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड खड़े थे और उस इंस्पेक्टर के ठीक सामने राघव किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ा किंग की तरह बैठा था। उसके हाथ में गन और होठों पर डेविल मुस्कान थी। वो अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। राघव का इशारा पाकर वो बॉडीगार्ड नमक का पैकेट खोल उस इंस्पेक्टर के जख्म पर मल देता है, जिससे उस इंस्पेक्टर की दर्द भरी चीख निकल जाती है। उसकी दर्द भरी चीख सुन राघव के होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। राघव को इस तरह देख बॉडीगार्ड भी हैरान थे कि एक बच्चा आज हैवानियत की हदें पार कर रहा है। राघव अपनी सर्द और बेहद खतरनाक आवाज में कहता है, क्या कहा था तूने? धंधा मेरी बहन के बारे में? ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन से तू धंधा करवाएगा? आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि आज के बाद राघव अभय से उलझने की कोई गलती नहीं करेगा और ना उससे उलझने का सपना में भी कोई सोचेगा। इस वक्त राघव के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है।
वहीं इंस्पेक्टर तो डर से हालत ख़राब हो गई रही थी। उसे खुद अब की कहे शब्द पर पछतावा हो रहा था। आखिर क्यों उसने नित्या के माँ बाप को ऐसा कहा? अगर उसने अब पता होता कि उसके माँ बाप के पीछे राघव का हाथ है तो वो भूलकर भी ऐसा नहीं कहता। अरे वो तो इस केस तक को अपने हाथ में नहीं लेता। इंस्पेक्टर में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी बची थी कि वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे। राघव अपनी घड़ी में वक्त देखता है जहाँ रात के 2 बज रहे थे। वो अपनी जगह से उठ अपना कोट सही करते हुए कहता है, मर्दों को अपनी मर्दानगी प्यारी है, लेकिन ऐसे मर्द मर्द कहलाने लायक नहीं जो एक बच्ची के बारे में गलत बोले। इसे मारना मत, इसकी मर्दानगी छीन लो जो इसके लिए मौत से ज़्यादा बदतर है। इतना कहा वो डेविल स्माइल कर वहाँ से चले जाता है। वहीं राघव का ऑर्डर मिलते ही उसके आदमी अपने हैवान रूप में आ जाते हैं और उसका शिकार वो इंस्पेक्टर था। राघव के मेंशन के अंदर आता है तो देखता है कि विवान आंसू को गोद में लिए हॉल में घूम रहा है और वहीं आरव सोफे पर बैठे बैठे सो रहा है। हालांकि नींद विवान की आंखों में भी थी, लेकिन फिर भी वो आंसू को सुलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं नन्ही आंसू मुंह में हाथ डाले चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रही थी। राघव जल्दी से विवान के पास आता है और आंसू को देख कहता है, तुम लोग सोए क्यों नहीं अब तक? राघव को देख आंसू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन फिर वो अपने होठों का पाउट बना लेती है। उसकी आंखों आंसुओं से भर चुकी थी, जिसका साफ मतलब था कि वो किसी भी पल रोने लगेगी। और हुआ भी ऐसा ही। आंसू रोना स्टार्ट कर देती है और राघव की तरफ अपने नन्हे नन्हे हाथ बढ़ा देती है, जिसके बाद राघव झट से आंसू को गोद में उठा उसे प्यार से पुचकारते हुए कहता है, क्या हो गया मेरी गुड़िया को? प्रिंसेस भैया को मिस कर रही थी। राघव की गोद में जाने के बाद आंसू चुप हो जाती है और उसके कंधे में सर रख अपनी उंगलियां मुंह में डाले चूसने लगती है। तभी विवान राघव से कहता है, क्या हुआ भाई, वहाँ सब सही तो था ना? राघव अच्छे से जानता था कि विवान क्या पूछना चाहता है, इसलिए वो गहरी सांस लेकर कहता है, एक को तो सज़ा मिल गई, लेकिन नित्या के असली और बड़े गुनहगारों को सज़ा मिलना बाकी है और उसे मौत से बदतर सज़ा मिलेगी। इस वक्त राघव की आंखें गुस्से से लाल थी। वहीं विवान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो आंसू को देख गहरी सांस लेकर कहता है, लगता है आज ये छुटकी हमसे जगराता करवाने के मूड में है। देखो तो सही रही नहीं है। इतना कहा वो उसके पेट पर गुदगुदी करने लगता है, जिससे नन्ही सी आंसू खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि आरव भी आंख मिलते हुए उठ जाता है और राघव के पास आकर उसे हक करके बच्चे की तरह कहता है, भैया निन्नी आ रही है। राघव प्यार से उसके बाल में हाथ फेरने लगता है। वहीं यह देख नन्ही सी आंसू फिर से होठों का पाउट बना रोना स्टार्ट कर देती है, जिससे उसे राघव के करीब किसी को भी नहीं देखना था। उसका भैया सिर्फ उसका ही था। वो तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं, इस बात से बेखबर कि आने वाला कल क्या तूफान लाने वाला था। 1 साल बाद देखते ही देखते पूरे 1 साल गुजर चुके थे। इन 1 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। राघव ने माफियाओं की दुनिया में अपना एक अलग दबदबा कायम कर रख लिया था, जहां उसे डेविल किंग के नाम से पुकारा जाता था। जुर्म करने वालों के लिए वो एक शैतान था और उसकी इंसाफ की किताब में मानो माफी जैसी कोई चीज़ बनी ही नहीं थी। उसके लिए इंसाफ की बस एक ही परिभाषा थी, सजाए मौत। उसके हिसाब से जो एक बार गुनाह करता है वो दोबारा गुनाह न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो गुनाह करने वाले हर शख्स को मौत ही देता था। जहां वो गरीबों के लिए भगवान था, वहीं जुर्म की दुनियाओं में मौजूद लोगों के लिए शैतान था। ये दुनिया भी बड़ी जालिम थी, जिसने एक 14 साल के बच्चे को एक पत्थर दिल बेदिल इंसान बना दिया था। जिस उम्र में बच्चे मौज मस्ती करते थे, अपनी ज़िंदगी खुलकर बिना किसी बंदिशों के जीना चाहते थे, उस छोटी सी उम्र में राघव के ऊपर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई थी और वो उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभा भी रहा था। इन 1 सालों में आरव और विवान की ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। विवान अब पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका था। राघव की गैर मौजूदगी में वो नन्ही सी आंसू को खिलाने से लेकर सुलाने तक सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाता था। नन्ही सी आंसू भी अब 1-2 कदम खुद से चल लिया करती थी और अपने आरव भैया को खूब परेशान करती थी। वहीं आरव मस्त मौला किस्म का इंसान था। उसे अभी से दोस्तों के साथ घूमना फिरना
पसंद था। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता था, लेकिन वो अपने दोनों भाइयों को बहुत इज्जत करता था और उन पर जान छिड़कता था। साथ ही अपनी छोटी सी बहन को बहुत प्यार करता था। सुबह का वक्त था। विवान नन्ही सी आंसू को नहला रहा था। उसने आंसू को एक छोटे से लेकिन बहुत प्यारे से बाथटब में बैठाया हुआ था। वहीं आंसू पानी में अपने नन्हे नन्हे हाथ को मार खेल रही थी, जिस कारण उसने विवान को भी भिगा दिया था। विवान नन्ही से आंसू के बालों में शैम्पू करते हुए प्यार से कहता है, प्रिंसेस, तुमने मुझे क्यों भिगाया? मैं तो पहले ही नहा चुका हूँ। अब अगर मैं तुम्हारे कारण लेट हुआ तो आंसू की छोटी सी नाक को टच कर, तब ना भैया आंसू की कुटी कुटी करेंगे। विवान की बातें मानो नन्ही सी आंसू को समझ आ गई हो, इसलिए वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी बेहद प्यारी और निश्चल थी, मानो किसी ने उसके कानों में शहद घोल दिया हो। विवान आंसू को अच्छे से नहलाता है। उसके बाद उसे एक प्यारे और नर्म से गुलाबी रंग के तौलिए में लपेटे बाथरूम से बाहर आता है। विवान जैसे कमरे में आता है, उसकी नज़र पेट के बल सोए आरव पर ठहर जाती है, जो इस वक्त हर चीज़ से बेखबर सुकून की नींद से हो रहा था। आरव को देख विवान की भावें तन जाती है। वो खुद में बड़बड़ाता है, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। जब तक 4-5 बार उठाओ नहीं तब तक उठेगा नहीं। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी आंसू है, जो सुबह नहा भी ली है, वो भी बिना किसी के नखरे के। विवान अपनी गोद में मौजूद आंसू को देखता है, जो उसके सीने से लगी अपना अंगूठा चूस रही थी। विवान आंसू के लिए बेड की तरफ बढ़ जाता है और आंसू को बेड पर बैठा आरव को उठाते हुए कहता है, आरव उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आरव नींद भरी आवाज़ में कहते हैं, भाई थोड़ी देर सोने दो ना, मेरी स्कूल ना जाने की से कौन सा वो लोग दहाड़े मार रोने वाले हैं। आरव की बातें सुनकर विवान चिढ़ते हुए कहता है, तेरे स्कूल ना जाने पर ना तो कोई दहाड़े मारकर रोने वाला है और ना कोई तुझे पास करवाने वाला है। आज असाइनमेंट सबमिट करना है, भूल गया क्या? विवान की बातें सुन आरव अपना चेहरा दूसरी तरफ कर फिर से सो जाता है, मानो उसे विवान की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी ना हो। वहीं आरव की इस हरकत से विवान पूरी तरह चिढ़ जाता है। वहीं नन्ही सी आंसू, जो कब से अपने विवान भैया और अपने आरव भैया को मुंह में उंगली डाले टुकुर टुकुर देख रही थी, अब वो आरव को पकड़ जाकर उसके ऊपर बैठे है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से आरव के बालों को खींचने लगती है। लेकिन आरव ने मानो आज मन में बना लिया था कि आज वो स्कूल बिल्कुल नहीं जाएगा। नन्ही सी आंसू कुछ देर उसके बालों को घुसते, लेकिन कुछ देर बाद आरव अपनी पीठ पर कुछ गर्म गर्म महसूस होते हैं, जिससे उसे समझते देर नहीं लगता कि उसकी छोटी सी शैतान उसके ऊपर सुसु कर दिया है। ये महसूस करते ही वो झटके से पलटता है, जिससे आंसू संभाल नहीं पाती और बेड से गिरने वाली होती है। लेकिन वक्त रहते आरव उसे गिरने से बचा लेता है और झट से अपने सीने से लगा लेता है। तभी वहाँ विवान नन्ही सी आंसू को कपड़े लिए आता है और आरव को जगह देख हैरान होकर कहता है, तू कब उठा? आरव बेड से उठते हुए कहता है, जब आपकी लाडली ने मेरे ऊपर सुसु कर दिया। इतना कहा वो वहाँ से बाथरूम में चला जाता है। वहीं आरव के जाने के बाद विवान आंसू को झट से गोद में उठाए उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहता है, वाह आंसू, जो हम नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखा दिया। विवान की बातें सुन आंसू खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। उसके बाद विवान आंसू को लिए बेड पर बैठता है और उसको अच्छे से पाउडर लगाने लगता है। वहीं आंसू बेड पर रखा आरव का फ़ोन उठा लेती है और उसे मुंह में लगाने लगती है। विवान ने नन्ही सी आंसू को पूरी तरह तैयार कर दिया था और वो खुद भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। आंसू को नीचे लिए हॉल में आ रहा था। इस वक्त राघव भी हॉल में मौजूद था। उसने भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और वो सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन काफ़ी सख्त थे। तभी उसकी नज़र विवान पर जाती है, जिसकी गोद में इस वक्त उसकी जान मौजूद थी। आंसू को देख राघव के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो न्यूज़पेपर साइड में रखता है और विवान के पास जा आंसू को उसकी गोद से ले लेता है। फिर उसके गालों को प्यार से चूमकर कहता है, आ गया मेरा बच्चा। राघव की आवाज़ सुन आंसू के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस वक्त आंसू ने बेहद प्यारा सा गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, 2 चोटी, पैरों में गुलाबी जूते और घुंघरू वाले पायल, हाथों में चांदी की चूड़ी,
कुल मिलाकर आंसू बहुत प्यारे लग रही थी। उसके फूले फूले गुलाबी गाल जो हल्के से छूने पर उससे गुलाबी हो जाते थे। राघव प्यार से आंसू के गालों को चूमकर विवान से कहते हैं, आंसू के डायपर पर एक्स्ट्रा कपड़े रख लिया है ना? विवान हाँ में सर हिलाकर कहता है, जी भाई मैंने सब रख लिया। विवान की बातें सुन राघव हाँ में सर हिलाते हुए सर्द आवाज में कहता है, आरव कहाँ है? वो अभी आरव का नाम लेता ही है कि तभी आरव जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आता है और एक ही सांस में हाँफते हुए कहता है, मैं आ गया। इस वक्त आरव की सांसें भारी हो गई थी। उसे देख साफ कहा जा सकता था कि वो कितनी जल्दी में आया है। राघव और विवान आरव को इग्नोर कर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं आरव भी पैर पटकते हुए उनके पीछे चल देता है। उसके चेहरे पर इस वक्त 12 बजे रहे थे। उसे देख कोई भी कह सकता था कि उसको स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसे देख इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है। इस वक्त तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नन्ही सी आंसू इस वक्त राघव की गोद में थी। ताई भी दाई माँ डाइनिंग टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगवा देती है। उसके बाद आंसू के लिए बेबी फूड लेकर आती है। राघव अच्छे से आंसू को अपनी गोद में पकड़ा उसे बेबी फूड को खिलाने लगता है। वहीं आंसू खाने में बहुत नखरे कर रही थी। वो बार बार अपना सर इधर उधर कर रही थी, कभी अपना हाथ मार रही थी। आंसू की हरकत देख आरव हंसते हुए कहता है, भाई इस छोटी सी किट्टी को अब बेबी फूड नहीं बल्कि आइसक्रीम और चॉकलेट खाना है। आरव की बातें सुन विवान चिढ़कर कहता है, और इसे इन सारी चीज़ें की आदत इस महाशय ने ही लगाई है। क्या जरूरत थी आंसू को आइसक्रीम या चॉकलेट टेस्ट करवाने की? विवान की बातें सुन आरव अंगड़ाई लेते हुए बड़ी फिक्री से कहता है, ओह कम ऑन भाई, आप टिपिकल नानी दादी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इतना का आरव हंसने लगता है। वहीं विवान चिढ़ जाता है और हमारी नन्ही सी आंसू बस अपने गुड़िया जैसी आंखों से अपने भाई को टुकुर टुकुर देखने लगती है, मानो अपने भाइयों की बहस एंजॉय कर रही हो। उन दोनों को बहस करता देख राघव अपनी सर्द आवाज में कहता है, बहस बद में करना, पहले ब्रेकफास्ट करो। राघव की आवाज़ सुन दोनों चुपचाप सर नीचे किए नाश्ता करने लगते हैं। वहीं नन्ही सी आंसू अभी भी चुपचाप राघव के हाथों से खा रही थी, मानो उसके दोनों भाइयों के साथ साथ उस पर भी राघव की डांट का असर हो गया हो। राघव आंसू को अच्छे से खिला उसे पानी पिलाकर उसका मुंह पोंछ देता है। उसके बाद अपने सलाद वाली प्लेट से एक बाइट उठा नन्ही सी आंसू के नाने हाथों में पकड़ा देता है। वहीं आंसू उस बीट को कभी देखती कभी मुंह में रखती। वो उस बीट को खा कम रही थी, नोच ज़्यादा रही थी। आंसू अपने में ही व्यस्त थी। वहीं राघव भी अपना नाश्ता कर लेता है और वो तीनों भाई आंसू को लिए घर से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। राघव चाहता तो आंसू को दाई माँ के पास भी छोड़ कर जा सकता था, लेकिन वो आंसू को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसके दोनों भाई तो अपनी सुरक्षा अच्छे से कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों बहुत पहले से मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन आंसू वो अभी बहुत छोटी थी और उसे उसके तीनों भाई महफूज रखना चाहते थे, इसलिए वो लोग आंसू को किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ते थे और ना स्कूल में किसी बच्चे को आंसू के पास आने देते थे। वैसे भी राघव का ऑरा कुछ ऐसा था कि कोई आंसू के पास चाहकर भी नहीं आ सकता था। कार में आरव पहले ही आगे पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था, इसलिए विवान मुंह फुलाए पीछे बैठा था। उसके साथ राघव भी था और आंसू इस वक्त उसकी गोद में बैठी अपने में ही मस्त थी। आरव को बैठे बैठे बोर लग रहा था, तो वो मिरर में पीछे बैठे विवान को देख उसे छेड़ते हुए कहता है, भाई ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए क्यों बैठे हो, चिल करो यार। आरव की बातें सुन विवान चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तू तो अपना मुंह बंद ही रख, आज मेरा टर्न था आगे बैठने का। विवान की ऐसी बच्चों जैसी शिकायत सुन आरव बेफिक्री से कहता है, भाई आप तो इस वक्त हमारी बेबी से भी ज़्यादा छोटे बेबी लग रहे हो। इतना का वो हंसने लगता है। वहीं विवान चिढ़कर कहता है, बहुत हंसी आ रही है ना, अब साइंस के टेस्ट में जब 0 मिलेगा ना तब हंसते रहना। विवान की बातें सुन आरव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहता है, आज टेस्ट था, वो तो 1 हफ्ते बाद होने वाला था ना। विवान उस पर 1 हफ्ते को गुजरने महीने
हो गए। डेविल स्माइल कर, अब तेरा क्या होगा आरव? आरव और विवान की नोकझोंक चल रही थी। वहीं नन्ही सी आंसू अपने मुंह में उंगली डाले टुकुर टुकुर अपने दोनों भाइयों को देख रही थी। इस वक्त वो राघव की गोद में थी और राघव की गोद उससे उतर विवान के पास चले जाती है और उसके हाथ में बंदी घड़ी को छूने लगती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।